नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी। शीर्षक है आत्मसम्मान की रोटी। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे दोस्तों के सामने यूँ बार बार खांसा मत करो। अच्छा लगता है क्या? घर में कोई आए और तुम खांसती रहती हो। तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम्हारी खांसी की आवाज से परेशान होकर मेरे दोस्त यहाँ से जल्दी चले गए। और एक दोस्त तो यह भी कह रहा था कि उस दिन तुम्हारी माँ खांस रही थी और आज भी खांस रही है। क्या उनकी खांसी ठीक नहीं हुई? कहीं उन्हें कोई गंभीर रोग तो नहीं लग गया? हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और हितेश, तेरे परिवार का ध्यान रखना, वरना कहीं इनकी वजह से तेरे परिवार को कोई रोग न लग जाए। माँ, आप अपने कमरे से ज्यादा मत निकला कीजिए। हितेश गुस्से से अपनी माँ कलावती जी से बोला। पीछे से हितेश की पत्नी सीमा भी बोली, हितेश, मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। पूरे घर में यूं ही खांसते खांसते घूमती रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसना चाहिए। घर में 2 छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम इनके बारे में ही सोच लेती, मगर नहीं, इन्हें अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। कलावती जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है, ना ही मेरे लिए पैसे हैं। घर के इलाज कर करके थक गई हूँ, मगर खांसी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते, उल्टा कहते हो खांसो मत। भला कोई जानबूझकर खांसता है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर दिखा दो, मगर तुम दोनों को इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ है? सीमा हाथ जोड़कर बोली, माँ, आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी मेहरबानी कर दीजिए। हाँ, नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसे। मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करें या आपके पीछे पैसे लुटाए? आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। कलावती जी बोली, बहू, अब तक तो घर के सारे काम मैं ही करती थी। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाया है मैंने। घर की साफ सफाई से लेकर रसोई भी संभालती आई हूँ। मगर आज जब इतने दिनों से बुढ़िया खांसे जा रही है, तो किसी को रत्ती भर की भी फिक्र नहीं है। हितेश बोला, माँ, सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चे के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। कलावती जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज ये सुनते तो जीते जी मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हुई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि वह बुढ़ों को मरने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने यह सब कहकर यह साबित कर दिया कि तुझे और बहू को बिल्कुल मेरी परवाह नहीं है। कलावती जी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। भला कोई बेटा माँ को ऐसे कड़वे शब्द बोल सकता है क्या? अभी 4 दिन पहले की ही बात है। कलावती जी अचानक सीमा के कमरे में पहुँच गई। तब अचानक कलावती जी को देख सीमा के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने के चेन का डिब्बा गिर गया था, जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे सीमा, यह गिफ्ट तुम्हारे पति की तरफ से। सीमा ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और सकपका कर बोली, माँ जी, आप क्यों मेरे कमरे में आ गई? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। कलावती जी भी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, बेटे के पास पत्नी को सोने का उपहार देने के लिए पैसे हैं, मगर माँ का इलाज करवाने के लिए नहीं। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं? आज मैं बेटे पर इतना बोझ बन चुकी हूँ कि मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्च होता होगा? लगभग 4 या 5 साल से तो मैंने एक साड़ी भी नहीं ली। उल्टा घर का सारा काम करती हूँ, वह अलग। फिर भी मैं इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो रही थी। इतने अपशब्द सुनने के बाद उनकी हिम्मत हारने लगी थी। उन्हें रितेश के बचपन के दिन याद आ गए। हितेश, माँ कलावती जी
और पिता रघुवीर जी का लाडला बेटा था। रघुवीर जी कहते थे, देखना कलावती, एक दिन रितेश पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। हितेश केवल 10 वर्ष का था और रघुवीर जी का निधन हो गया, मगर कलावती जी ने सिलाई कढ़ाई का काम करके हितेश की पढ़ाई पूरी करवाई। आगे चलकर हितेश का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे पढ़ाई पूरी की, मगर नौकरी नहीं की और खुद का व्यवसाय खोला। कलावती जी ने हितेश की शादी करवा दी। शुरुआती दिनों में तो सब कुछ सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे बहू सीमा ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना छोड़ दिया। सारे घर के काम की जिम्मेदारी कलावती जी के कंधों पर डाल दी। कलावती जी के कुछ भी कहने पर सीमा बात का बतंगड़ बना देती और हितेश के कान भरती। धीरे धीरे हितेश भी सीमा के रंग में रंगने लगा और कलावती जी को जो मुंह में आया बकने लगा। कलावती जी बहुत पहले ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पास में रहने वाली उनकी सहेली कमला घर आई। वह कलावती से बोली, एक खुशखबरी है कलावती, कल ही अपने गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनका 6 साल का एक बेटा भी है। सुना है थोड़े दिन भारत में रहेंगे, ताकि हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर सके। कलावती जी खुश होकर बोली, क्या वो मेरा भी इलाज करेंगे कमला? कमला बोली, मैं अभी सुबह ही उनसे अपना इलाज करवा कर आ रही हूँ कलावती, तू भी मेरे साथ चल, तुझे भी बहुत खांसी है। कलावती जी भी कमला के साथ उस डॉक्टर दंपत्ति के पास पहुंची और अपना इलाज करवाती है। उनमें से एक लेडी डॉक्टर थी जो कलावती जी से कहती है, माँ जी, आपको एलर्जी वाली खांसी है, आपको धूल मिट्टी से दूर रहना होगा, इसीलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिएगा और अगर साफ सफाई करनी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेट कर कीजिएगा। कलावती जी कहती हैं, मैम, मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रहूं? मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती, ऐसे सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेट कर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, कलावती जी, आपको इस उम्र में बहू के होते हुए इन सब कामों से दूर रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी ज्यादा खांसी हो गई है जो रुक ही नहीं रही है। फिलहाल मैंने आपको दवाइयाँ दे दी हैं, मगर आपको 1 हफ्ता रोज यूं ही मेरे पास आना होगा, ताकि मैं देख सकूं कि आप में कोई बदलाव हो रहा है कि नहीं। आप शायद जानती नहीं हैं, 1 महीने से ऊपर की खांसी जानलेवा हो सकती है। कलावती जी बोली, डॉक्टर साहिबा, वैसे भी जान को किसको पड़ी है, मेरी जान अब अगर चली भी गई तो किसे परवाह है, इस दुनिया में मेरा है ही कौन। खास खास कर बुरा हाल हो रहा था, इसीलिए आ गई इलाज करवाने, वरना अपने आप से लगाव तो कब का खत्म हो गया है। लेडी डॉक्टर को कलावती जी की बातों से आभास हो गया था कि वे बहुत दुखी है। कलावती जी अब रोज इनके पास आने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम रीमा है और दोनों पति पत्नी यहीं गांव में थोड़े दिन समाज सेवा करके वापस अमेरिका लौट जाएंगे। कलावती जी की रीमा से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी खांसी में भी आराम पड़ गया था। रीमा प्यार से कलावती जी को बा नाम से संबोधित करने लगी। कलावती जी डॉक्टर रीमा के बेटे वरुण को खूब प्यार करती थी। कभी कभी उसके लिए घर से कुछ कुछ पकवान बनाकर लाती तो वरुण को बहुत पसंद आते थे। कलावती जी ने भी डॉक्टर रीमा को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। कलावती जी बोली, रीमा जी, यदि आप न होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और मेरा बहू बेटा तो मुझ पर चवन्नी भी खर्च नहीं करना चाहते। रीमा जी बोली, माँ जी, ऐसे बहू बेटों को आपको सबक जरूर सिखाना चाहिए। कलावती जी बोली, बेटा, अब इस उम्र में मैं क्या सबक सिखा पाऊंगी? रीमा बोली, माँ जी, आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना जरूरी है, ताकि किसी पर निर्भर न रहे और ऐसे बेटे बहू को यह सिखा देना चाहिए कि वे अपनी माँ बाप को कमजोर समझने की गलती ना करें।
कलावती जी को रीमा की यह बात बिल्कुल सही लगी। रीमा कलावती के जाने के बाद सोचने लगी कि काश मैं बाकी कुछ मदद कर पाती। वरुण कलावती जी के साथ घुल मिल गया था। यह देख रीमा ने कलावती जी से हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका चलने को कहा। रीमा बोली, माँ जी, हम दोनों दंपत्ति का तो अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप आकर मेरे बेटे और रसोई को संभाल ले तो आपकी इनकम शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ आपके एक ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। कलावती जी पहले तो सोच में डूब गई, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने 60 साल दे दिए थे, मगर फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए। वैसे भी ऐसे बहू बेटे के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाना। कलावती जी ने तुरंत हामी भर दी। कलावती जी भी अब सम्मान की रोटी खाना चाहती थी। रीमा ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। रीमा ने कलावती जी में एक आस जगाई थी, जिससे कलावती जी बहुत खुश थी। रीमा के पति विवेक वापस अमेरिका जा चुके थे। रीमा कलावती जी को साथ लेकर जाना चाहती थी, बस पासपोर्ट बनने का इंतजार हो रहा था। थोड़े समय बाद सारी प्रक्रिया खत्म हो गई। कलावती जी हमेशा के लिए रीमा के साथ अमेरिका चली गई। सीमा बोली, अच्छा हुआ बला टली, वैसे भी बुढ़िया यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही थी। कलावती जी अमेरिका जाकर वहाँ रच बस गई। पूरे दिन वरुण और रसोई संभालती, बदले में पैसे और सम्मान दोनों पाती। कलावती जी के खुद के बेटे बहू ने कभी उनकी खबर तक नहीं ली, मगर यहाँ दोनों डॉक्टर दंपत्ति कलावती जी को माँ की तरह सम्मान दिया करते थे। रीमा ने कलावती जी को अपनी माँ जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर कलावती जी ने कभी अपने स्वार्थी बेटे और बहू को याद भी नहीं किया। लगभग 15 वर्ष हो गए कलावती जी को अमेरिका में। एक दिन अचानक बेटे हितेश का फोन आता है और रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी बहू सीमा को कैंसर है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारा हर पल तिरस्कार किया था, ये उसी की सजा है। मुझे माफ कर दो। कलावती जी इतने सालों बाद बेटे की आवाज सुनकर कुछ देर तो कुछ न बोली, मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज रह सकती है। वे बोली, मेरे बचाए पैसों में से कुछ पैसे मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, ताकि तू सीमा का इलाज अच्छे से करवा पाए। हितेश बोला, माँ, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कलावती जी फोन रखकर सोचने लगी, इतने सालों बाद बेटे का फोन आया, वह भी जरूरत के लिए। खैर, उन्होंने रीमा से कहकर अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए निकलवाए, जो उन्होंने जमा कर रखे थे, और भारत अपने बेटे को भेज दिया। सीमा का इलाज उन्हीं पैसों से करवाया गया। जो हितेश और सीमा कभी अपनी माँ को सम्मान न दे पाए, उन्हीं के कमाए पैसे से आज अपना काम करवा पाए। कलावती जी यहाँ अमेरिका में बहुत खुश थी, क्योंकि वह आत्मसम्मान की रोटी जो खाती थी, ना कि बहू बेटे के टुकड़ों पर पल रही थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी उन्हें एक नया मौका देगी। वे तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थी कि शायद अब पूरी जिंदगी बेटे बहू के ताने सुनने पड़ेंगे, मगर भगवान ने उन्हें फिर से एक नया मौका दिया था, नई जिंदगी दी थी, जो वे आत्मसम्मान के साथ गुजर बसर कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।